तो चलिए अब बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स ने भी तिरंगा यात्रा निकाली है। होमगार्ड्स की तिरंगा यात्रा में शामिल होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम ने इस कार्यक्रम में होमगार्ड्स की उपयोगिता भी बताई, साथ ही अपनी सरकार की ओर से उनके लिए उठाए गए कल्याणकारी कदमों की भी विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज पूरा देश आजादी का यह महोत्सव मना रहा है। यह उत्सव एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स के जवान ब्लॉक स्तर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा लेकर यहां पर पहुंचे हैं। देश के प्रति हर नागरिक का कर्तव्य है कि सीएम योगी ने यह भी कहा कि आज हमारी जो भी अस्मिता है वो देश की वजह से है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। यह अपने आप में हर नागरिक की उपस्थिति से यह उत्सव एक राष्ट्रीय उत्सव हो चुका है। हर व्यक्ति के मन में उत्साह और उमंग है, इसलिए क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हर व्यक्ति को जोड़ने का जो कार्यक्रम बना है, यह आजादी का अमृत महोत्सव उस बात का प्रमाण हम सबके सामने है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से दुनिया की इस सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए जो प्रयास हुए वे अभिनंदनीय है। हर तबके का अपना योगदान है कि 11 से लेकर के 17 अगस्त के बीच अमृत महोत्सव सप्ताह का आयोजन पूरे देश के अंदर आयोजित है। और स्वाभाविक रूप से देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें भी थी। मुझे प्रसन्नता है समाज का हर तबका बढ़ चढ़ करके इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बन रहा है। क्या सरकार के मंत्रियों या प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हो या एक जवान, और ऐसे ही होमगार्ड विभाग में भी हर एक स्तर पर हर व्यक्ति स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 वर्षों के लिए एक अमृत काल हम सबके सामने निर्धारित किया है कि आगामी 25 वर्ष की हमारी कार्य योजना क्या होगी, हमें अपने भारत को कहां ले जाना है। एक समृद्ध और सुरक्षित भारत के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। ईमानदारी के साथ किए गए प्रयास उतने ही सार्थक परिणाम हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। और देश में अमृत महोत्सव को लेकर जगह जगह देशभक्ति रैलियों की धूम मची हुई है। स्कूली बच्चों के साथ ही सामाजिक संगठन भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी आज जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लोक भवन से गांधी प्रतिमा तक मौन जुलूस भी निकाला जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। विभीषिका दिवस पर प्रदर्शनी का भी आयोजन है। आजादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो मूर्ति बनी है, इसके ठीक नीचे से आज शाम को शुरू होगा विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस। लोक भवन सामने है। लोक भवन से ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरू किया जाएगा। मौन पदयात्रा की जाएगी और जो कि जीपीओ पर आकर समाप्त होगी। ये कार्यक्रम शाम को 5 बजे से शुरू होगा और 6:30 बजे समाप्त हो जाएगा। और इसकी यात्रा का जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो ये कि जो आजादी की विभीषिका रही है और जो उसका कष्ट था, उसका दर्द था, उसका मर्म था, उसको एक बार फिर से लोगों को याद दिलाना कि देश को आजादी पाने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा है। जनता टीवी के लिए कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। अमृत महोत्सव को तरह तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से आजादी के लिए देश ने संघर्ष किया और कैसे कहाँ पे हम लोगों ने सफलता हासिल की। ये है सरदार पटेल जी की मूर्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को सजाया गया है। पूरी तौर से यहाँ पे साफ सफाई की जा रही है और उनकी चारों तरफ से लिखा हुआ है कि विभाजन की विभीषिका का स्मृति दिवस
और मौन पद यात्रा। इसके साथ ही साथ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाने के लिए। देखिए ये प्रदर्शनी जो है किस तरीके से आयोजित की जा रही है। यहाँ पर देश की आज़ादी के लिए किस तरीके से लोगों ने संघर्ष किया, पूरी तौर से यहाँ पर पुरानी फोटो कटिंग्स के साथ, उन आदेशों के साथ इसे दिखाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि ये जब आज़ादी का आदेश हुआ तब ये कौन सा कैसा आदेश हुआ, ये किस तरीके से हुआ। मैं किस कहूँगा इस चीज़ को पूरी तौर से ये आदेश है और इसमें लिखा हुआ साफ तौर पे कि 1947 में हुई हिंसा की घटनाओं और बंटवारे की घोषणा के चलते लाखों लोग रातों रात घरों से पलायन को मजबूर हो गए। ये पूरा डिटेल है, इस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शनी के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। बड़े जो पुराने समय की मैगजीन से, पुराने अखबार थे, ट्रिब्यून है, संडे और इसी तरीके के अलावा तमाम अखबार जो उस जमाने में इस खबरों को प्रकाशित कर रहे थे, उसका पूरा ब्यौरा कटिंग के साथ यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत अच्छी तरीके से फोटोज हैं, किस तरीके से लोग पलायन कर रहे थे। रेलवे लाइन के किनारे अपने सर पर महिलाएं बच्चों को गोदी में लेकर के और बक्से छत पर चल रहे थे। किस तरीके गाड़ियों में लोग भूसे भर भर के देश छोड़ के जा रहे थे या यहाँ वापस आने की कोशिश कर रहे थे। आपको दिखाई देगा पूरी तौर से किस तरीके से दृश्य था। बहुत ही इस पूरे दृश्य को फिर से आज़ादी की जो विविधता थी, जो दर्द था, जो मम था, उसको दिखाने की कोशिश की गई। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त है। जेसीबी कानून व्यवस्था पीयूष मौर्डिया ने जनता टीवी से बकायदा खास बातचीत भी की है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस चौकसी भी बढ़ती जा रही है और वाहनों की भी सघन तलाशी लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया पर हो रही गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए एक टीम बनाई गई है जो इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है और जो भी गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स हैं उसे हटाने की भी अपील कर रही है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में पूरा पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है, तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी चुनौती देखी जा रही है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ पीयूष मौर्या जी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, लखनऊ की व्यवस्था को, सुरक्षा व्यवस्था, उसको लेकर कड़ी चुनौती मानी जा रही है। क्या है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, किस तरीके से आप लोग हैंडल कर रहे हैं? देखिए, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, साथ ही स्वतंत्रता दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ओकेजन है पूरे देश के लिए, हमारे लिए भी, और पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था और इंतज़ाम पुलिस द्वारा किए गए हैं। पिछले दिनों में न सिर्फ 15 अगस्त ही की तैयारी हो रही है बल्कि पूरा सप्ताह जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जनपद में मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों में तिरंगा यात्राएँ निकल रही हैं, बहुत सारे जो स्कूली बच्चे विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम कर रहे हैं। जगह जगह सड़कों पर व्यापार मंडल इत्यादि भी खड़े होकर अपनी देश के प्रति प्रतिबद्धता, देशभक्ति को जो है विभिन्न माध्यमों से औरों के बीच में फैला रहे हैं, बता रहे हैं। और इस सब को देखते हुए हमें यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि कहीं पर भी यातायात बाधित ना हो, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की अपने कार्य को संपन्न करने में परेशानी ना हो, सभी जुलूस भी निर्बाधित रूप से निकलें, साथ ही शहर का ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे। विशेष तौर पे जो कल 15 अगस्त के दिन कार्यक्रम होंगे, विभिन्न कार्यक्रम पूरे जनपद में होंगे, उनके लिए पुलिस द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। जो मुख्य कार्यक्रम विधानसभा के आगे होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी झंडा फहराएंगे, उसमें भी विशेष व्यवस्था पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस, एसएसबी, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएसी इत्यादि पुलिस बल यथावश्यकता लगाए गए हैं। जो महिला पुलिस कर्मियों को भी विशेष तौर पर तैनात किया गया है जिससे कि महिलाएं जो इसमें सम्मिलित होती हैं उन्हें भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। विस्तृत ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है, पार्किंग प्लान्स बनाए गए हैं जिनको कि अखबारों के माध्यम से प्रसारित किया गया है। सभी लोग जान लें किन मार्गों का उनके द्वारा कल प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि वे अकारण किसी रास्ते में ना फंसे बल्कि वो भी अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सके। जो होटल इत्यादि हैं, किराएदार शहर में अलग अलग लोग इलाकों में किराए पे मकान लेते हैं, उन सब का भी वेरिफिकेशन लगातार किया जा रहा है। सारे होटलों की चेकिंग की जा रही है, उनमें आए हुए जो लोग हैं जो वहाँ ठहरे हुए हैं उनके एंटीसीडेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं।
और गेस्ट हाउसेस में कैसा हो रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर चेकिंग लगातार जारी है और हमारा हर संभव प्रयास है कि निर्बाधित रूप से यह सारे कार्यक्रम संपन्न हों। 15 अगस्त के कार्यक्रम को मनाने में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही हमने अपनी तरफ से और अखबारों के माध्यम से लोगों के बीच में ये भी प्रसारित किया है कि झंडे को पूरी तरह सम्मान कैसे देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हर घर पे जब झंडा लगाया जा रहा है तो कुछ लोग जानकारी ना होने की वजह से या अन्य कारण से हमारे झंडे को उतना सम्मान ना दें या कहीं पर गिर जाए। उन सब परिस्थितियों से बचने के लिए किस प्रकार से झंडे को लगाना है उसके बारे में पुलिस द्वारा लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ पीयूष मोडिया जी। इनका साफ तौर पे कहना था चप्पे चप्पे पे हमारी नज़र है। जहां तक सोशल मीडिया की बात है तो वहां पे भी चाहे भाषाई अराजकता हो या फिर जमीन पे खड़े आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो, हम उनको उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरा आसस के साथ मैं जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं देश में हर तरफ आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देशभक्ति के भाव के साथ लोग तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं और वहीं बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं, स्कूल, पुलिस विभाग और साथ ही राजनीतिक पार्टियां जगह जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन भी कर रही है और देशभक्ति के इस अभियान में हिस्सा भी ले रही है। स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर सिर्फ देशभक्ति ही छलक रही है और लखनऊ में भी मदरसे के छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसमें छात्र छात्राओं और महिलाओं ने तिरंगा मार्च में जमकर हिस्सा लिया है। छात्राओं में, और आपको बता दें, तिरंगा यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और वहीं देवरिया जिले के महुअडीह क्षेत्र में पैरामाउंट पब्लिक एकेडमी की ओर से आनंद कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव पर तिरंगा साइकिल रैली निकाली गई है और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शामिल हुए हैं। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साइकिल रैली में स्कूल के छात्रों के अलावा ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस दौरान कृषि मंत्री ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। एकेडमी विद्यालय लगातार राष्ट्रवादी विचारधाराओं के लिए नारा के लिए आगे काम करता रहा है। आज भी इसके द्वारा इतना अधिक पहल की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा झंडा लहराने का, उस अभियान के लिए जागरूकता के रूप में प्रभात रैली का आयोजन साइकिल यात्रा के रूप में यहाँ से इन्होंने निकालने का फैसला किया है। और वहीं बीते कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव तिरंगा की खबरों और वीडियो को शेयर कर बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। अब उनके लगातार ट्वीट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है। बीते 2 दिनों में सपा प्रमुख ने ट्वीट के जरिए 6 बार बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है और इन दिनों बीजेपी को कई मुद्दों पर ट्वीट के जरिए उन्होंने घेरने की कोशिश की है, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के वार पर यह पलटवार किया है। अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि अखिलेश यादव, आपको ट्वीट दोष हो गया है। जब यूपी ही नहीं सारा देश भारत माता की जय जयकार करते हुए अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है तो आपको बेतुके सुर देशभक्ति की पीड़ा और आजादी के शहीदों का अपमान यह है और आपके सलाहकार सच्चाई से बहुत दूर ले जा चुके हैं और भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव श्रीवास्तव कानपुर से इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। अभिनव, जिस तरह से अब ये ट्विटर वॉर छिड़ चुका है, अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे थे, अब उसका पलटवार डिप्टी सीएम की तरफ से किया गया है। अभिनव, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं तिरंगा रैली को लेकर, एक के बाद एक, और बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसी का ही पलटवार ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया है। उन्होंने लिखा है कि आपको ट्वीट दोष हो चुका है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे।
और ये आप देख सकते हैं जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव के एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे थे और उसके बाद ये पलटवार किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है, जगह जगह यात्रा निकाली जा रही है, तिरंगा यात्रा। और उसके बाद ये ट्वीट जो ट्विटर पर जो वॉर है वो छिड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने जो लगातार ट्वीट किए हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने उस ट्वीट पर पलटवार किया है। तो चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच सपा सांसद शफीकुर रहमान बुर्क ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि तिरंगा यात्रा बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। बीजेपी देश के लोगों के हाथों में तिरंगा थमाकर रैलियां निकलवा रही है। उनकी नीयत साफ नहीं है और इससे उनका मिशन अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाना है। बुर्क ने आगे यह भी कहा है कि जहां तक झंडे का ताल्लुक है, झंडा हिंदुस्तान का है, उसका विरोध कौन करता है, इससे ये अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और जनता आज उनके साथ है। बर्क ने यह भी कहा है कि तिरंगे का इस्तेमाल सियासत के लिए नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान का सिर ऊंचा करने का नाम तिरंगा है। उन्होंने इस दौरान आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग उस वक्त कहां गए थे जब देश को आजाद कराने के लिए लोग अपनी कुर्बानी दे रहे थे। हिंदू मुसलमानों ने मिलकर देश को आजाद करवाया है और आदमी की वफादारी जो नापी जाएगी वो कुर्बानी से नापी, ना कि तिरंगे से, झंडा लगाने से नापी जाएगी। तिरंगा का हिंदुस्तान का कौन सा आदमी जो तिरंगा नहीं लहराता? हर आदमी तिरंगे की इज्जत करता है, हमारे मुल्क की एक अलामत है, निशानी है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि बीजेपी ने गवर्नमेंट के नाम पर के साथ सब झंडा लहराया जाए घर घर और एक जुलूस निकालना शुरू किया कि हर एक आदमी के हाथ में वो झंडा हो, तो क्या वो इससे उनकी इसमें नीयत साफ नहीं है। इसके पीछे उनका मिशन जो है अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाना या सन 24 की जीत के लिए ये तैयारी है। और वहीं यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी नदीम से पूछताछ के आधार पर यूपी एटीएस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एटीएस ने कानपुर से हबीबुल उर्फ सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक सैफुल्लाह ने यह भी स्वीकार किया कि वो भी जैश ए मोहम्मद के साथ उनके संपर्क में था, जिसके बाद उसे यह गिरफ्तार किया गया है। तो हबीबुल वर्चुअल आईडी बनवाने का वो एक्सपर्ट भी है और नदीम के साथ मिलकर दोनों ने अब तक करीब 50 वर्चुअल आईडी बना चुके हैं। और मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी सैफुल्लाह महज 10वीं पास है, लेकिन बेहद हाईटेक वो है। सैफुल्लाह पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकियों को वर्चुअल आईडी बनाकर देता है। और ज्यादा जानकारी के साथ अभिनव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। अभिनव, जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, तमाम तरीके के आरोप उस पर लग रहे हैं कि वो आईडी बनाकर विदेशों में भी सप्लाई करता था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से यूपी एटीएस की कानपुर जिले से फतेहपुर से सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया है, इसके बाद कई खुलासे हो रहे हैं। सैफुल्लाह को मास्टर बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये वर्चुअल आईडी बनाने में मास्टर था और इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े कई आतंकियों को वर्चुअल आईडी प्रोवाइड कराई थी यहाँ से बनाकर। और इसके साथ ही जो कुछ दिन पहले सहारनपुर से आतंकी गिरफ्तार हुआ था नदीम, इसकी भी जो फेक आईडी थी, वर्चुअल आईडी, जीमेल आईडी, ये भी सैफुल्लाह ने बनाकर उसको प्रोवाइड करी थी। और जिस तरह से और जानकारी सामने आ रही है कि यूपी एटीएस ने यह भी बताया कि सैफुल्लाह ही वही व्यक्ति है जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक नया मॉड्यूल बना रहा था। ये नदीम और सैफुल्लाह ही मिलकर कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले थे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में कहीं न कहीं आतंकी भी एक्टिव है, जिसके बाद यूपी एटीएस पूरी तरह से इनके नेटवर्क पर तोड़ने में लगी हुई थी। हालांकि नदीम की गिरफ्तारी के बाद सैफुल्लाह की जो गिरफ्तारी हुई है इसको एक बहुत बड़ा यूपी एटीएस का टास्क माना जा रहा है। लेकिन अभी कई और ऐसे इनके जो नेटवर्क है यूपी एटीएस उनको भी खंगाली में रखी है और हो सकता है कि इसमें कहीं और भी आगे गिरफ्तारी हो। जी अभिनव, लेकिन जिस तरह से इसको कस्टडी में लिया गया है, अब पूछताछ इससे की जा रही है, क्या कुछ खुलासा हो पाया है कि क्या क्या इसके अगले टारगेट थे, किन किन जगहों को दहलाने की कोशिश थी और कितने लोग इसके नेटवर्क में है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो सैफुल्लाह है, इस तरह जानकारी से ये पता चला है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव था और इसका काम ये था कि ये जो जिहादी वीडियोज है ये इनको बनाता था और लोगों में प्रोवाइड कराता था।
नदीम के साथ, नदीम के अलावा ही कई और ऐसे लोग इसके संपर्क में थे जिनके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के युवाओं को रेकग्नाइज कर रहा था कि किस तरह से उनको मोटिवेट किया जा सके और उनको जैसे मोहम्मद इस संगठन से जुड़ा था और इसके अलावा जो अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े हैं युवाओं को उनसे जोड़कर के साथ ही पूरे देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। हालांकि यूपीएटीएस ने फतेहपुर से इसको गिरफ्तार किया है और अब इससे पूछताछ की जा रही है, ज्यादा जानकारी, लेकिन जितनी जानकारी उनके द्वारा दी गई है उससे ये साफ है कि उनके नेटवर्क में कई और ऐसे लोग हैं और यूपीएटीएस अभी आगे कर सकती है। ठीक है, चलिए अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और 9 अगस्त से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा आज कालाडूंगी विधानसभा पहुंची है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के सैकड़ों नेता भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आज देश को धर्म, मजहब और जातियों में बांट कर रख दिया है। देश में डर का माहौल बना हुआ है, इसलिए कांग्रेस 9 अगस्त से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है। वर्तमान बीजेपी सरकार ने देश को तोड़ने का काम किया है और कांग्रेस देश को जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए इसमें भय मुक्त वातावरण देने के लिए हर धर्म, मजहब के लोगों को देश से जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। बदलाव आ रहा है, लेकिन विचारधारा वही है। वो तिरंगे के डीपी में तिरंगा लगा लें या भारत महान की बात करें, लेकिन विचारधारा नहीं बदल सकती है, उनके संस्कार नहीं बदल सकते, उनकी संस्कृति नहीं बदल सकती। और वहीं आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी उत्तराखंड के जिलों में 75 किलोमीटर की यात्रा निकाल रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने हरिद्वार स्थित शिवालिक नगर से शुरू हुई भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है। इस मौके पर हरीश रावत देशभक्ति के गानों पर नाचते हुए भी नजर आए हैं। कांग्रेस की ओर से निकाली गई यात्रा शिवालिक नगर, रोशनाबाद, सलेमपुर होते हुए बहादुराबाद तक ये निकाली गई है, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। वहीं हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले तिरंगा कांग्रेस इसको पकड़ती थी, अब सब लोग इसको पकड़ रहे हैं। रावत ने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि अब तो मोहन भागवत ने भी तिरंगे को अपने पेज पर लगा दिया है। मुझे उम्मीद है कि नागपुर में भी अब तिरंगा फहराने लगेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।